Hey guys and welcome back to my channel GS with Abha। आज जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, आज ये उसका कंटिन्यूएशन वीडियो है। हम आगे के एक्ट्स के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो आज का वीडियो होगा डिस्कशन अबाउट पिट्स इंडिया एक्ट, साथ ही चार्टर एक्ट के बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। चार्टर एक्ट मैं आपको इस वीडियो में जाने से पहले ये बता देती हूँ कि चार्टर एक्ट 4 ईयर्स आया था, 4 बार आया था, 1793, 1813, 1833 एंड 1853। मगर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस रखते हैं, वो एक्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड 1853। तो इस वीडियो में हम इन्हीं दो एक्ट्स के बारे में अलॉन्ग विद पिट्स इंडिया एक्ट बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो पहला है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसका एक रेक्टिफिकेशन था, उसको सही करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी जो कंपनी और साथ ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फेस कर रहे थे। उस चीज़ को रेक्टिफाई, उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए इस एक्ट को लाया गया ताकि वो प्रॉब्लम्स फ्यूचर में अगर ना हो सके। तो ये एक रेक्टिफिकेशन एक्ट था जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। अब इस एक्ट के फीचर्स क्या थे? इस एक्ट के फीचर्स ये थे कि पहली बार इन्होंने पूरी तरीके से कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को जो कंपनी के थे उसको पूरी तरीके से डिस्टिंग्विश कर दिया था कि ये कमर्शियल फंक्शन होंगे, ये पॉलिटिकल फंक्शन होंगे। इनको कैसे डिस्टिंग्विश किया था वो नेक्स्ट पॉइंट्स में आप समझ पाएंगे। पहला तो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो बनाए थे इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट में, उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। क्या प्रॉब्लम आ रही थी? उनको कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस दोनों देखने थे, दोनों ऑब्जर्व करने थे, दोनों पर उनको एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस करने थे, दोनों को उनको परफॉर्म करना था। वो चीज़ बार बार क्लैश हो रही थी, वो दोनों चीज़ों को एक साथ हैंडल नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। इस चीज़ को मैनेज करने के लिए उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश क्राउन ने एक्चुअली क्या किया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को तो बने रहने दिया, जिसका उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट किया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के ड्यूरिंग। इनका काम कर दिया कि आप कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हो, आप कमर्शियल फंक्शन जो कंपनी करती है सिर्फ उसको संभालोगे, उसको आप मॉनिटर करोगे और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप उसको क्लियर करोगे। साथ ही पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किया गया, जिससे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम की एक कमेटी सेटअप हुई जो कि सारी प्रॉब्लम्स जो कि पॉलिटिकल इश्यूज से रिलेटेड थी या पॉलिटिकल अफेयर्स में कोई भी हमें डिसीजंस लेने थे, कोई भी चीज़ें करनी थी, वो सब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के थ्रू ही होने वाली थी। तो इस तरीके से इन्होंने कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को डिवाइड कर दिया गया। साथ ही इन्होंने क्या किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पूरी तरीके से एम्पावर कर दिया कि आप सुपरवाइज करो, आप डायरेक्ट करो, आप अच्छे से उसको मॉनिटर करो। क्या मॉनिटर करो? सिविल और मिलिट्री फंक्शंस जो कि गवर्नमेंट करती है, और साथ ही रेवेन्यूज, जो पैसा आता है, जो पैसा लोगों से कलेक्ट किया जा रहा है ड्यूज़ के तौर पर, लोन्स के तौर पर या फिर टैक्सेस के तौर पर, आप उनको अच्छे से मॉनिटर करो, उनको सुपरवाइज करो, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप तो उनको डायरेक्ट भी करो कि नहीं नहीं आपको इसकी जगह ये करना है। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पूरी तरीके से उन्होंने क्या किया, एम्पावर कर दिया, बहुत सारी पावर्स दे दी। इस एक्ट की सिग्निफिकेंस क्या है? इस एक्ट को इतना हम लोग समझना क्यों चाहते हैं? इस एक्ट ने कुछ ज़्यादा तो किया नहीं था, इस एक्ट को इसलिए समझते हैं क्योंकि पहली बार जो कंपनी थी उसकी टेरिटरी जो इंडिया में थी, यानी कि इंडिया में जहाँ जहाँ पर उसने अपना पोजीशन रखा था उसको कहा गया ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। इस एक्ट में ये वर्ड लिख करके आया था, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। तो पहली बार क्राउन ने इंडिया पर अपना कंट्रोल दिखाया एज अ फ्रेज, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। साथ ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब अपना सुप्रीम कंट्रोल कंपनी पे रख दिया था। पहले तो उन्होंने सिर्फ क्या किया था, हमारी ये जो कोर्ट ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, इन दोनों को इस्टेब्लिश करके इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कंट्रोल कंपनी पर रख दिया। यानी कि कंपनी अपने कॉमर्शियल फंक्शंस को भी दिखाना पड़ता था कंपनी को, और पॉलिटिकल फंक्शंस को भी दिखाना पड़ता था। और कंपनी अब अपने हिसाब से कोई भी रूल्स, लॉज और लेजिस्लेशन नहीं बना पा रही थी, उसको इन दोनों कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल से परमिशन लेनी पड़ती थी, और जो ऊपर से इनके पावर्स यानी कि नियम बन के आते थे उनको ही कंपनी को फॉलो करना पड़ता था। तो ये था पिट्स इंडिया एक्ट। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पर आते हैं। चार्टर एक्ट 4 ईयर्स आया था, मगर हम सिर्फ 2 के बारे में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस है, इनका अपना एक
इनके अंदर अपने ऐसे फीचर्स हैं जिनको हम लोगों ने जिनको अगर हम समझते हैं तो हम समझ पाएंगे कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रोसेस थी इस पर इतना दबाव क्यों डाला गया कि भारतीयों का भी एक संविधान होना चाहिए। तो चार्टर एक्ट को समझने से पहले ये समझते कि वर्ड चार्टर का मतलब क्या होता है, वर्ड चार्टर की मीनिंग क्या होती है। तो चार्टर वर्ड एक रिटन स्टेटमेंट है, एक लिखित स्टेटमेंट है जिसमें क्या है, जिसमें राइट्स हैं, बिलीव्स हैं, पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन का, और साथ ही बहुत सारे लोगों के लिए, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए बात की जाती है। यानी कि एक तरीके से आप ये कह सकते हैं ये एक ऑब्जेक्टिव है जो दिया जाता है, रिटन स्टेटमेंट है जिसमें उसके राइट्स, उसकी पावर्स, उसके बिलीव्स होते हैं। साथ ही क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होगा, फ्यूचर उसके गोल क्या होंगे, फ्यूचर में उसको क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है, अचीव करनी है, और एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए कुछ नियम, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो ग्रुप ऑफ पीपल पर उनको एग्जीक्यूट कराने होते हैं। तो ये चार्टर होता है। अब चार्टर के बारे में, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बारे में जानते हैं। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 वॉज पास्ड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट विच रिन्यूड द ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर फॉर अनदर 20 ईयर। अब जैसा कि चार्टर ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास होता है, हर एक्ट और नियम जो भी लागू होता है वो सबसे पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास होता था। अगर पास हो जाता था तभी उसको इंडिया पे लागू किया जाता था। तो ये क्या था, ये एक चार्टर को रिन्यू करने का सिस्टम था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर इंडिया में रूल कर रही थी, तो उसको कहा गया कि ये आपका चार्टर है, ये 20 ईयर्स के लिए बढ़ा दिया गया है, आपको अब आने वाले 20 ईयर्स में ये चीज़ें करनी है और हमने ये चेंजेस किए हैं, आपको इसी के अकॉर्डिंग काम करना होगा। तो ये चार्टर एक्ट 1833 था। अब इस एक्ट के फीचर्स क्या थे, इस एक्ट में अलग क्या हुआ, नया क्या हुआ। तो इस एक्ट में चेंजेस ये हुए कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, मैं एक बार और रिवाइज कर देती हूँ, शायद बहुत सारे लोगों ने नहीं समझ पाए होंगे या वो वीडियो नहीं देखा, तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या हुआ, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, हमारी 3 प्रेसिडेंसीज थी, गवर्नर बंगाल की प्रेसिडेंसी, बॉम्बे और मद्रास। तो इनको अपना कंट्रोल जो करना था वो सुप्रीम करना था ऑल ओवर इंडिया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि गवर्नर ऑफ बंगाल को हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाते हैं, जो बाकी 3 प्रेसिडेंसीज के गवर्नर से थोड़ा पोजीशन में ऊपर होगा और उसके पास काफ़ी पावर्स होंगी। लेकिन वो काम नहीं हो रहा था, वो इतने अच्छे से वर्क नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि कहीं पर कोई रूल बनाए जा रहे थे, कहीं पर कोई पॉलिसीज़ बनती थी, कहीं पर कोई, और इस वजह से पूरे देश में अलग अलग तरीके की पॉलिसीज़ थी और अलग अलग माहौल क्रिएट हो रहे थे। तो इस एक्ट में इस चीज़ को चेंज किया गया और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया कि मतलब वो बंगाल में तो रूल करेगा, साथ ही वो पूरे इंडिया पर भी सबसे सुप्रीम होगा। उसको सारी पावर्स दी गई थी, सिविल, मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। कोई भी चीज़ देश में होएगी तो वो उसके ऑर्डर्स पर होगी, उसको ही पूरे देश की वर्किंग को कंट्रोल करना होगा, और सभी ऑफिसर्स, सभी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डिपार्टमेंट्स थे वो उसके लिए अकाउंटेबल थे। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई मिसलीडिंग होती है तो वो सीधे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अकाउंटेबल होंगे। साथ ही जितने भी लॉज और नियम और कानून बनाए जाते थे वो सब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाता था। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इसके साथ ही क्या हुआ, अब जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया तो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास को और अपना उनका पद और छोटा हो गया। अब क्या हुआ, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था वो सारी लेजिस्लेटिव पावर्स को होल्ड करता था, उसको पूरी तरीके से एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स दे दी गई थी जो कि पूरे ब्रिटिश इंडिया पर रूल करेगा। लेकिन फिर गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास को अब लेजिस्लेटिव पावर्स से हटा करके सिर्फ एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दे दी गई थी। अभी तक वो रूल्स भी बना सकते थे, मगर अब जैसे ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना तो वो रूल्स नहीं बना सकते थे। जो रूल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसकी कमेटी बना के भेजेगी उसको सिर्फ ये प्रोसेस करते थे, एग्जीक्यूट करते थे और उसको चेक करते थे और एडमिनिस्टर करते थे। बस इनका अभी इतना ही काम रह गया था, तो इनका पद बहुत छोटा हो गया था। इसके साथ ही क्या हुआ, इसके साथ ये हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी कॉमर्शियल बॉडी जो थी, ट्रेड करने के लिए इसको जो छूट मिली थी वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दी गई थी। इसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया था, प्योरली एडमिनिस्ट्रेशन के काम में। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स यानी कि क्वीन को, यानी कि ब्रिटिश क्राउन को ये लगा कि इंडिया पर कॉलोनिज्म लगाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आने वाले समय में रिवोल्ट्स हो सकते हैं, आने वाले समय में विद्रोह हो सकता है, लोगों के मन में ऐसे ख्याल आ सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि नहीं, कॉमर्स मत करो, आप यहाँ पर पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करो जिससे कि कंट्रोल
कंट्रोल में रहे स्थिति। तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का कमर्शियल बॉडी से पूरी तरीके से बैन लगा दिया और साथ ही उसको एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में कन्वर्ट कर दिया। इसके साथ क्या हुआ, ब्रिटिश इंडिया में जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स थे, डिपार्टमेंट्स थे, उनको एक ही फ्रेज के थ्रू हेल्ड किया जाता था कि इन ट्रस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी, इन ट्रस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी, यानी कि जो सुप्रीम यानी कि क्वीन है, उनके ट्रस्ट पर ये कंपनीज यहाँ पर काम करेंगी, उनके ऑर्डर पर ही ये कंपनीज काम करेंगी। तो इस चीज़ से हमें ये भी पता चला जो कंपनी थी अब उसकी पावर पूरी तरीके से छीन चुकी थी और उसके ऊपर सुप्रीम कंट्रोल था इंग्लैंड की क्वीन का। साथ ही चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में एक बार अटेम्प्ट किया गया, ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये सिर्फ अटेम्प्ट किया गया था कि सिस्टम जो है सिविल सर्विसेज एग्जाम्स का, इसको नॉर्मल पब्लिक के लिए, इंडियंस के लिए ओपन कर दिया जाए। इससे क्या होता है, इससे उनके प्लान ये था कि इससे लोगों में ये रहेगा कि नहीं, ये हमारे लिए कुछ काम कर रहे हैं, ये इतना बड़ा एग्ज़ाम हमारे लिए खोल रहे हैं और ये चाहते हैं कि हम भी अच्छे ऑफिसर ग्रेड पोजीशंस पर आ सके। तो ये लोगों के बीच में अपना एक पोजीशन बनाना चाहते थे कि नहीं, हम चैरिटेबल काम भी कर रहे हैं। मगर जैसे ये चीज़ आई तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका पूरी तरीके से अपोज किया इस चीज़ को कि नहीं, ये सिविल सर्विसेज एग्जाम्स इंडियंस के लिए ओपन नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत से इंडियंस हैं जो अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं और वो अच्छी स्टडीज़ करके इस एग्ज़ाम को पास भी कर सकते हैं और अगर एक बार ऐसी चीज़ें हुई तो वो ज़रूर देश को फ्रीडम दिलाने का काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ जैसे ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विद्रोह किया तो इस चीज़ को हटा दिया गया, इस चीज़ को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया कि नहीं, हम ऐसा कोई भी कंपटीशन लोगों के लिए नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे। तो एक इसका प्रीव्यू लेते हैं, डिस्क्लेमर लेते हैं एक्चुअली में। तो डिस्क्लेमर ये होगा कि विधि निर्माण का एकाधिकार सब परिषद गवर्नर जनरल में सन्निहित कर दिया गया था। साथ ही परिषद के सदस्यों की संख्या 4 रखी थी, जिसमें से एक विधि सदस्य होता था जिसे परिषद की बैठक में उसी समय आधिकारिक रूप से उपस्थित होने का अधिकार प्राप्त था जब परिषद विधि निर्माण का कार्य कर रही हो। साथ ही परिषद के कार्यों को 2 वर्ग में बांटा गया था, विधि निर्माण एवं कार्यपालिका के रूप में। जब परिषद कार्यपालिका के रूप में कार्य करती थी तो इसमें गवर्नर जनरल के अतिरिक्त 4 सदस्य होते थे। साथ ही इस अधिनियम द्वारा भावी केंद्रीय विधानमंडल अथवा शाही विधान परिषद की नींव डाली गई। इसके साथ इसमें सिविल सर्विसेज परीक्षा का पूरी तरीके से विद्रोह करके उस परीक्षा को आने से रोक दिया गया, उस परीक्षा पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई। अब हम चार्टर एक्ट 1853 के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चार्टर एक्ट 1853 ऑफ कोर्स अगर वो 20 ईयर्स के लिए आया था तो ये 20 ईयर्स बाद ही आया होगा। तो चार्टर एक्ट 1853 चार्टर एक्ट 1833 के 20 ईयर्स बाद आया। ये लास्ट सीरीज थी चार्टर एक्ट की। जो चार्टर एक्ट चले आ रहे थे 1793, 1813, 1833 और 1853, तो ये चार्टर एक्ट सीरीज का लास्ट चार्टर एक्ट था। इसको भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया गया, लेकिन इसको बहुत टाइम लगा पास होने में। 1793 से 1853 तक का टाइम लग गया इसको पास होने में। और जब ये पास हुआ तो इंडिया के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, नाम तो सुना होगा आपने, इतना ही फेमस नाम है। इसके बारे में भी हम लॉर्ड डलहौजी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, मगर अभी पहले इस एक्ट के फीचर्स के बारे में जानते हैं। तो इस एक्ट में पहली बार लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग अलग कर दिया। अभी तक तो हम इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और कमर्शियल फंक्शंस को हमेशा इनके बीच में डिफरेंस होते थे कि कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शंस और कमर्शियल फंक्शंस को अलग कर दिया। मगर अब इन्होंने क्या किया, अब जो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था और इसके नीचे की जितनी भी पोस्ट थी, इसकी जितनी भी काउंसिल थी, इसके बीच में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग अलग कर दिया गया था। अब ये बताया गया था कि लेजिस्लेटिव फंक्शंस कुछ और होंगे, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस कोई और करेगा, ये गवर्नर जनरल की काउंसिल ही करेगी। मगर इसमें 6 न्यू मेंबर्स को ऐड किया गया जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिलर कहा गया और इन्हीं 6 मेंबर्स प्लस गवर्नर जनरल के साथ लेजिस्लेटिव पावर्स को लेजिस्लेटिव जो एडमिनिस्ट्रेशन था, फंक्शन था, इसको एग्जीक्यूट किया जाता था। यानी कि 6 मेंबर प्लस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही लेजिस्लेटिव फंक्शंस को प्रोसीड करते थे, बाकी एग्जीक्यूटिव का काम अलग हो जाता था। इसके साथ इस एक्ट में ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज को अलाउंस दे दी गई थी। अभी क्या हुआ, बीच में इनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिली जिससे इनको समझ में आया कि लोगों में विद्रोह की भावना जाग रही है। लोग जो है, भारत के लोग जो है वो समझ रहे हैं कि ब्रिटिशर्स किस प्रकार की पॉलिसी बना रहे हैं जिसमें कि इंडियंस के लिए कोई भी अच्छे काम नहीं कर रहे हैं।
तो इस चीज़ को, इस डर से क्वीन ने और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये जो IAS एग्ज़ाम, UPSC एग्ज़ाम था, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, इसको पूरी तरीके से जनरल पब्लिक के लिए खोल दिया ताकि लोगों को लगे नहीं नहीं ये हमारे लिए बेनिफिशियल काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए भी चैरिटी बेस्ड काम कर रहे हैं। और उसमें कहा गया कि अगर इंडियंस का सिलेक्शन हो जाता है अच्छे ग्रेड्स के थ्रू, अच्छे मार्क्स के थ्रू, अच्छी रैंक पर, तो उनको ब्रिटिशर्स के जैसी रैंक भी मिलेगी। तो ये चीज़ अलाउ कर दी गई थी। और साथ ही मैकॉले कमेटी, लॉर्ड मैकॉले के अंडर में एक कमेटी स्टैब्लिश की गई थी जिसे मैकॉले कमेटी कहते हैं। ये उसी ईयर स्टैब्लिश करी गई थी। ये बेसिकली क्या थी, यही कमेटी थी जो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स कमेटी भी इसको कहा गया, जो इस एग्ज़ाम को कराएगी और इनके रिजल्ट्स वगैरह निकालेगी। इसके साथ क्या हुआ, इसके साथ हमारा ब्रिटिश का जो कंपनी रूल था इसको एक्सटेंड तो किया गया, मगर इंडियन टेरिटरीज़ पर ब्रिटिशर्स, जो क्वीन थी, उन्होंने ट्रस्ट बनाने का प्रयास किया और ब्रिटिश क्राउन ने ट्रस्ट के नाम पर इंडियन टेरिटरीज़ के ऊपर अपना पोजीशन दिखाया कि नहीं, हम भारत के लोगों के लिए भी सोचते हैं, क्योंकि भारत हमारे अंडर में, भारत हमारा ब्रिटिश पोजीशन है, भारत हमारा एक अंग है। ऐसा इन्होंने दिखाने का प्रयास किया और इन्होंने ट्रस्ट बनाने का प्रयास किया किस पे, लोगों में। इसके साथ पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडियन लेजिस्लेचर काउंसिल का भी इंट्रोडक्शन किया गया। पहली बार क्या हुआ, कुछ 6 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को भी इलेक्ट किया गया जो गवर्नर जनरल ने अपॉइंट किए थे। वो कहाँ से थे, वो लोकल एरिया से थे, ये नहीं कि बाहर से आए थे। अभी तक जितने भी मेंबर्स आ रहे थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट स्वयं भेज रही थी, इंग्लैंड से भेजे जा रहे थे। मगर अब क्या हुआ, अब गवर्नर जनरल ने 6 मेंबर्स इंट्रोड्यूस किए, किसमें, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो कि मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा से थे। ये लोकल गवर्नमेंट के लोग थे जिनको लेजिस्लेटिव काउंसिल में रखा गया था एज अ रिप्रेजेंटेटिव। ये इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में आ गए थे। तो ये था हमारा आज का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट को एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो इस अधिनियम का निर्माण तत्कालीन विधेयिका को सशक्त बनाने हेतु किया गया था तथा इसके द्वारा विधायिका का विस्तार किया गया। इसके विशिष्ट लक्षण थे। गवर्नर जनरल परिषद में जब वह विधायिका के रूप में कार्यरत हो 6 नए सदस्यों की वृद्धि की गई थी। इन 6 नए सदस्यों में थे बंगाल, बम्बई, मद्रास तथा पश्चिम उत्तर प्रांतों में से एक प्रत्येक के प्रतिनिधि तथा एक मुख्य न्यायाधीश एवं कनिष्ठ न्यायाधीश। फिर मुख्य सेनापति को परिषद में असाधारण सदस्यता प्रदान की गई थी। इस अधिनियम द्वारा विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 12 कर दी गई थी। तो ये था हमारा चार्टर एक्ट 1853। यहाँ से चार्टर एक्ट सिस्टम पूरी तरीके से ख़त्म होता है। सो आज का वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में पढ़ेंगे और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। होप यू ऑल लाइक द वीडियो। If you like the video, please like it, share and subscribe. Definitely subscribe to my channel if you are new and press that bell icon for the latest update. Please like and share. Thank you.